नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है प्रेम, रहस्य, रोमांच, तिलिस्म और अय्यारी से भरी हुई ऐसी ना खत्म होने वाली महागाथा जिसे आप वर्षों तक कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी गाथा आपने अपने जीवन में ना कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी। जी हाँ, मैं चंद्रकांता उपन्यास की बात कर रहा हूँ। इसको लिखा था देवकीनंदन खत्री जी ने सन 1988 से 1992 के बीच। चंद्रकांता उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसे पढ़ने के लिए दूसरी भाषा वाले लोगों ने हिंदी सीखी थी। मैं समझता हूँ कि हिंदी क्या पूरे विश्व साहित्य में ऐसी कहानी का दूसरा उपन्यास नहीं मिल सकता। ये अपने आप में एक बेजोड़ अनोखा उपन्यास है और इसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परंतु इसकी कहानी सुनने से पहले आपको यदि उपन्यास का पूरा लुत्फ उठाना है तो कुछ बातें समझ लीजिए। पहला ये कि यह उपन्यास 4 भागों में लिखा गया था। प्रत्येक भाग में अध्यायों की जगह बयान शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरा, चंद्रकांता की कहानी तो चंद्रकांता में समाप्त हो जाती है, परंतु चंद्रकांता उपन्यास के बाद इसकी कहानी बहुत लंबी है और जो बहुत लंबी फैली हुई है। चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति, उसके बाद भूतनाथ, भूतनाथ के बाद रोहताशमढ़, रोहताशमढ़ के बाद हीरों की घाटी लिखा गया। तीसरा, देवकीनंदन खत्री जी ने अपनी एक प्रकाशन संस्था बनाई थी जिसका नाम था लहरी बुक डिपो, और चंद्रकांता और बाकी के उपन्यासों को इसी के द्वारा छापा गया। बाजार में आपको और भी प्रकाशनों के संस्करण मिल जाएंगे, परंतु उसमें आपको आधी अधूरी या कटी हुई कहानी मिल सकती है। परंतु मैं अपने चैनल पर आपको चंद्रकांता की बिल्कुल ओरिजिनल कहानी सुनाऊंगा जो मैंने इसकी ओरिजिनल बुक से ही ली है। चौथी बात, चंद्रकांता की भाषा में आपको हिंदी, मिर्जापुरी, बिहारी और उर्दू शब्द मिलेंगे जिससे कहानी और भी रोचक बन जाती है। हो सकता है आपको बहुत से शब्दों का अर्थ ना पता हो, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये शब्द शायद गलत बोला गया है, परंतु ऐसा नहीं है। और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एक बात और, इसमें अय्यार शब्द यूज हुआ है। अय्यार वो होता है जो किसी का भी रूप बदल लेता है। कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि जब भी कोई डायलॉग बोलेगा तो उपन्यास में उसका नाम जरूर आएगा। पहले नाम फिर डायलॉग। तो आइए शुरू करते हैं रहस्य, रोमांच, अय्यारी और तिलिस्म से भरी प्रेम की महागाथा चंद्रकांता का भाग 1। पहला बयान। शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। एक सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे 2 शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए, बड़े तेजी के साथ चारों तरफ देखता और उनसे बातें करता जाता है। यह इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस दर्जे तक पहुंचा दिया। कई दफ़े तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं उतना ही चंद्रकांता मुझसे रखती है, और हमारे राज्य से उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला भी है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिलने आ जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं इस तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद कर दी है कि बराबर वे लोग महल की निगरानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा
भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कान तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की यह सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार ना कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला एयारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज़्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला कोई वहां नहीं है। जब तक मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब तक आपके चलने में के बारे में क्या राय दूं? कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र सिंह, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे भी यह पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराज का दर्शन कर गए हैं। ना मालूम किस चालाकी में आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ ना था। वीरेंद्र सिंह, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर की कुशल करो। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले में चले गए। दूसरा बयान। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बैठा बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज को तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के का दामाद कैसे बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं और कहाँ रहकर आराम करूं? फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग मुझे राजा कैसे बनाएंगे? नाजिम, हमारे राजा के यहाँ बनेबस्त काफिरों के मुसलमान ज़्यादा हैं। उन सबों को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ पिला लूँगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक दिल कर देना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपको राजा होने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब तक लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात ही बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि यह शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में ही गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कहती होगी। इसलिए हमको इसका पता लगाना कोई मुश्किल ना होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हुए। तीसरा बयान। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है।
तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से उठते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया गया है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मज़ा दे रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को साथ लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कब अच्छी मालूम होती हैं। उसे तो दिल बहलाने के लिए अपनी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई हैं। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चमकदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, ना मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हुआ कि हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूं। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको बहुत कुछ इनाम देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही यकाएक चंद्रकांता का अजीब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया। ऊंची ऊंची सांस लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, ना मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ना मालूम मैंने उस जन्म में कौन ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ा। देखो पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र सिंह के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उनको ऐसा कुछ करके अपने बस में कर रखा है कि कोई काम होने नहीं देता और कमबख्त क्रूर मुझसे अपनी ही लस्सी लगाना चाहता है। यकायक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझ चंद्रकांता चुप हो रही और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रूमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिर पड़ा है। चंपा रूमाल लेने फव्वारे के पास चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे यकाएक क्यों रोका। चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुबहा हो गया है और उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात तो मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया। चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वह भी भूल गई। चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा कि मुझसे कहे तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दिया, जिससे सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी देख चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा ना होगा, कहकर चपला चंपा की पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले आई और चंद्रकांता से बोली,
तुम फव्वारे से चिल्लू भरकर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इसने तो बड़ी बेअदबी की। देखो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम की फिर पीठ पर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहां बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अय्यारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकाल उसको सुंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ़ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ। अब मैं ऐसा कभी न करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूँगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनती थी। वह कौड़ा जमाई ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरे पीठ की खुजली भी ना मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया। तब पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बन उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ। मगर फिर भी 10-5 खूबसूरत कोड़े और जमा ही दिए, यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढकर लाती हूँ, कहीं यह पाजी झूठा न कहता हो। चंपा को खोजते हुए चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती बाल कर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। लखलखा सुंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिसमें से 2 एक लेकर चपला ने चंपा का बदन ढांका और तब यह कह के कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी ऐसी हालत की। चंपा को साथ ले उस जगह आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने चंपा से कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा गुस्सा आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाज़त हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे इस मुए को जूतियां लगाओ। बस फिर क्या था। चंपा ने मनमनाते कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिर नाजिम को उसी तहखाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग, जिसमें ऊपर सब बातें लिखी हुई हैं, महल से संग टगा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। चौथा बयान। तेज सिंह वीरेज सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमन लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत के एक चौबदार की सी बना महल की डोरी पर पहुंचे।
देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 3-4 महीने से महाराज ने हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी। चांदनी रात का मज़ा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता। हाँ, हाथ से जरूर पी लूँगा। यह कहकर चिलम उतार ली और पीने लगे। 2 फूंक भी तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्म बरदार से दोस्ती हो गई है। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा? पीना क्या, सपने भी ना देखा होगा। जट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू तो पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो जो महाराज के साथ रहते हो। तुम तो खूब चैन करते होगे। यह कहकर नकली चौबदार बने तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब डबल मजा कर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम लोग सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूँगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पें भी उड़ने लगीं। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झूमते झूमते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नज़रबाग में पहुँचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से पास जाकर उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। उसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी का कपड़ा पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचे जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। लौंडियों की सूरत बने हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वह काम तू कर आई जो चुपचाप आकर बैठ रही है? चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है या जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ उसका नाम केतकी है, नकली केतकी। हाँ, काम करने तो गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा? अच्छा, तैने क्या देखा? नकली केतकी, सबों को हटा दे तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंटियां हटा दी गईं और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गईं। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद यह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब यह क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कहकर उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से ना रहा गया और वह बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझे क्या हो गया है कि ऐसी बढ़ चढ़ के बातें कर रही है? लगाऊं 2 लात उठ के? केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमज़ोर हूँ जो लात खाऊंगी और मैं छोड़ दूंगी? अब तो चपला से ना रहा गया और केतकी को झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गुथ गईं। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर जा पड़ा, जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी और झट अलग हो गई।
नकली केतकी हंसकर, क्यों भाग क्यों गई, आओ लड़ो। चपला कमर से कटार निकाल सामने गई और बोली, ओ अय्यार, सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर चंद्रकांता के सामने रख दी। चपला की नज़र भी जब इस चिट्ठी पर पड़ी तो गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोचकर चपला शर्मा गई और गर्दन झुकाकर चुप हो गई, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह पकड़ ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और अब तेज सिंह से बातचीत करने लगीं। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आईं, दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देखकर फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे मैं खुद चलूँगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर आऊँ, तब तुमको ले चलूँगा, जिसमें किसी तरह का नुकसान ना हो। खैर, किसी तरह समझ गए और तुम्हारी चिट्ठी का जवाब देकर मुझे इधर विदा किया। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, भला मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना ऊधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ाकर महाराज को ना मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझने लग गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है, अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार किया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर आने की इजाज़त इसे किसने दी थी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का बिल्कुल हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और दिल में उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई कि या राम, मैंने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ना रहा गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया। तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी ज़रूर आया होगा, फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया। तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में जाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल ना किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता, तुम तो चालाक बनती हो, अय्यार कहलाती हो, इसका ख्याल तो तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर, जाके देखो भी है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करती लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अयारा बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं, बस एक अदने अय्यार ने नाको दम कर डाला है। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं तो अब की दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में ला, बेहिसाब जूतियां ना खिलाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाके कैद करता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फलानी जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ,
तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं ना दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो, सिवाय तुम तीनों के यह सब हाल और किसी को ना मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की कि दूसरे तीसरे तुम जरूर यहाँ आया करो। तुम्हारे आने से ढाढ़स बंधी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार से मुलाकात नहीं बंधी है? इतना कहते ही गला भर आया और फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिसमें तुम्हारे उनके हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत कुछ समझा बुझा कर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहाँ से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो 2-4 प्यादे होश में आए थे, बाकी चित्त पड़े हैं। कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर भी झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती? और रात सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर। देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा करती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ़ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा दे ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो मारने में क्या छोड़ा था। देखो, रोज़ तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, आगे कभी ऐसा देखना तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार जो फिर ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी, तू कहाँ जा रही है? 5वां बयान। अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई तो सोचने लगी कि चंद्रकांता, चपला और चंपा, बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सबों के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बगीचे में ही कैद होगा। यह सोचकर वह पेड़ से उतर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था तो भीतर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुन उसने पहचान लिया कि नाजिम की आवाज़ है। तहखाने के किवाड़ खोल अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झट उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर लाकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाएं, तब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के अंदर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग ना पकड़ लेंगे तब तक कोई काम ना होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार ना की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में 1 की 2 हो जाएंगी, यानी चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने के लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छुपाना कि पता न लगे और अपने ऊपर भी किसी को शक ना हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले जा रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं, एक को तो ज़रूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखें कहाँ जाती है। नकली केतकी यानी तेज सिंह ने फिर कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या काम करें, तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियाँ नसीब हों।
जिस तरह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे किए क्या होगा। नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग हो गए और सोचने लगे कि यह तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले, और इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम ना चले। इसी की पैदा खाते हैं, बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे ऐसे मददगार भी मिल जाते हैं जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उसमें से हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं। वे कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले काम लेकर काम करती हूं। बस इस वक्त अगर कुछ मुझको दे दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं। नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का नाम सुनते ही इन दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर आज तेज सिंह को पकड़ा दो तो जो कहो हम तुमको दें। केतकी, 1,000 रुपये से कम हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे ना करो। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूं। नाजिम, आगे से रोककर, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहां मेरे पास रहो और एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम, अच्छा, अहमद यहां तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूं। यह कहकर नाजिम ने अहमद की तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने चला। नाजिम के चले जाने के बाद केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर बाद उसका सर घूमने लगा। तब वह समझ गया कि बेशक यह कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया। झट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। यह भी ख्याल ना था कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस वक्त क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1,000 रुपये पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो, अभी 1,000 रुपये देता हूं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। यह कहकर 1,000 रुपये संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ गया था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट यह बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूं, वह जरूर केतकी नहीं, कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग ही में चपला के हाथ से पिट छी चुके थे। अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। 6वां बयान। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल न लगता था।
हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराला पाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना या पलंग पर लेटे मुंह ढांक खूब रोना, बस यही तो उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। बीरेन सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को बीरेन सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का रास्ता उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती दफे कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह ना आए उनकी घबराहट और भी ज़्यादा हो गई। आखिर किसी तरह अपने को संभाला और मसहरी पर लेटे दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा हुआ ही चाहता था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठर लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में उनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि अभी तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चीटी हाथ पर रख दी, अहमद की गठरी खोल के दिखा दिया और कहा, यह चीटी है और यह सौगात। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चीठी को कई मर्तबा पढ़ आंखों से लगाया, फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां से किसी को मालूम ना हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले ही से ही सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रख आता हूँ जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामक अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला भी लगता था तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए, तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, यह गठरी मुझको दो तो मैं ले चलूं। मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने यह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल निकले। ये दोनों शहर के बाहर हो जंगल की पहाड़ियों के घूम घुमैया पेचीदे रास्तों से जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खो में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी खो रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आवे भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर मैं लाया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ, तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और बातें तुमसे कहता हूँ, उनको अच्छी तरह ख्याल रखो। एक सामने जो पत्थर का दरवाज़ा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई और नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे अय्यारी सिखाई थी वे जानते थे। वे तो अब हैं नहीं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। मैं तुमको इसका खोलना बताए देता हूँ। जिसको मैं पकड़कर लाया करूँगा इसी जगह कैद किया करूँगा, जिसमें किसी को मालूम ना हो और कोई छुड़ा के भी ना ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैर में डली देनी पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे चल फिर सकें। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है और मेवों के दरख्त भी हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से यह बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊँ, महीने भर की छुट्टी ले लो, मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। तब तुम भेष बदलकर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हो मुझे कहा करो और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाज़ा खोलने चले।
दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच लिया। उसके खींचते ही एक आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि खूब खुलासी जगह, बल्कि कोस भर का रास्ता, साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बैर, मकोइचे, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थर के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत भली मालूम होती है। हवा के चलने से पेड़ों की घनघनाहट और पानी की आवाज़ तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पक्के जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि ज़मीन दिखाई देती है। कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज़्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं, जिनके देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियाँ बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ ढालवीं और बनवस नीचे के ऊपर से ज़्यादा खुलासी थीं और उन पर बादल के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मज़ा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत ना घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस अजब दिलचस्प मैदान में देखा, तो यकीन हो गया कि मैं मर गया हूँ और फरिश्ते मुझको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह को उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई और बोले, मियाँ साहब, आप हमारी कैद में हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब ना मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर आई। खौफ से उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है, उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीली राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब वे दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कर आया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर अब मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वे सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थीं, और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने खूब पसंद किया। स्नान, पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह के साथ लिए दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, यहाँ ही हम तुम्हारी दवा कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफ़र की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफ़े और कई बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई, इस जगह को देखकर तो मेरा दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहल इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज़्यादा हैरान हुआ था,
मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल यहाँ का समझाकर मेरी दिलजमाई कर दी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहाँ का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिसे सुन वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से क्या कहा, वे इतने खुश क्यों हुए और वह घाटी कैसी थी, यह सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों यहाँ से रवाना हो अपने मकान पर आए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बढ़ गया और जी में आता है कि जयसिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, अपना हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी दफ़े आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की मैं ज़रूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना ज़रूरी है, जो यह है कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी ले लीजिए और अपनी सरहद पर खेमा डेरा डाल दीजिए। वहाँ से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब बहुत तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता राजा सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज़्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहाँ मुकाम रहा और यह राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हालचाल ले आएं। 7वां बयान। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी ना पकड़ ले जाए। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था। मगर महाराजा जयसिंह के दरबार में रोज जाता और वीरेंद्र सिंह की तरफ से उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन दरबार में न आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने पर गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता के मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद ना हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। यह कह क्रूर सिंह से विदा हो बाला दवी के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 रोज में सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो क्रूर ने चंद्रकांता के लिए बाप को मार डाला, अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना है। तेज सिंह, सच है, वह नालायक जहाँ तक होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में ना जाकर दरबार ही का हालचाल लूँगा। हाँ, इस बीच अगर मौका मिल जाएगा तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूँगा। तेज सिंह, आप जल्दी ना करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र सिंह, जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सोचता था। एक ना मानी और चलने को तैयार ही हो गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, तो चलिए, जब आपकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा।
शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए उन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई तरद्दुद न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और इसके जरिए बाग के अंदर जा दोनों एक घने पेड़ के नीचे खड़े होकर इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था, जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थीं। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कंपकपी होने लगी, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की यह हालत देख तेज सिंह को कोई तरद्दुद न हुआ। झट अपनी अय्यारी के बटुए से लखलखा निकाल सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कर आऊं तब आपको ले चलूं। यह कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थीं। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरौवत है? अब की भी आए तो अकेले ही आए? वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। जवां मर्दी की डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बन गई। तेज सिंह उसकी ये हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी ना पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो मैं अभी उनको लिए जाता हूँ। यह कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह से मिलने की बड़ी खुशी हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश हो गए, मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बात करने लगे। अब ज़माने का उलटफेर देखिए। घूमता फिरता टो लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सबों की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंच गया। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, है क्या? जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अभी भी कुछ बन ना पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती। खुलासा कहो, क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के चहचहे उड़ रहे हैं। यह सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के जाहिरी गम में वह सिर मुड़ाए बरसाती मेंढक बना बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग औंधी हांडी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आते देख हैरान हो बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़ तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं। उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आप ही की बदौलत होती है। जब आप ही की इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जयसिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी। जयसिंह, दांत पीस कर, जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह, उसकी यह मजाल जो मेरा मुकाबला करे। इज्जत बिगाड़ना तो दूर की चीज़ है, तुम्हारी बात को समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्द बताओ क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो। मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूं। 8वां बयान।
वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इनके बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर नीचे के दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबर भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफे चंपा की टांग पकड़कर थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। यह देख सब हैरान हो गए और डरे कि यह पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं है। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहाँ ना आए उसी तरह सब की सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और यह कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह जल्दी से बोले, अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भर चपला से बोली, यह क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। उस पिशाच को देख मैं कैसे डरी, मेरे कलेजे पर हाथ रख कर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई, वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, ना मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि यह क्या खेल हो गया। थोड़ी देर बाद तक इसी तरह की ताजुब भरी बातें होती रहीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ आदमियों के शोरगुल की आवाज़ आने लगी। चपला ने कहा, रंग बुरे नज़र आने लगे, मालूम होता है कि इस बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी न होने पाई थी कि सामने से महाराज आते दिखाई पड़े। देखते ही सब की सब उठ खड़ी हुईं। चंद्रकांता ने भड़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके यकायक आने? इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे देखने को जी चाहा इसीलिए चला आया। अब तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गए। जयसिंह अपने कमरे में आए और जी में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर झूठ मूठ बदनाम करता है। ना मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह न दिखना चाहिए, बल्कि सजा देना चाहिए, जिसमें फिर ऐसा कमीनापन ना करे। यह सोच हरि सिंह नामी एक चौबदार को हुक्म दिया कि वह बहुत जल्द क्रूर को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अभी महल में आए हैं, गुस्से में भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह के साथ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पाजी, तैने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के ओठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थीं। यह कैफियत देखकर क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा के बोला, मुझको तो यह खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों से नाजिम से पूछा, क्यों बे, तैने कैसे खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जान से नामुमीद हो चुका था। डरता हुआ बोला,
मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। अब जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। हुक्म दिया 50 कोड़े क्रूर को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने ही पर छोड़े देता हूं। आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर, तू वजीर होने लायक नहीं है। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे यह उम्मीद भी ना रही। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। यह सब तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नम में जाते चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों को लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पर ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की ज़रूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें जान भी बचे और बीरेन सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में भी देख लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़। चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी जोशी है, जो रमल भी बहुत अच्छा जानता है। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फलाना आदमी इस समय कहाँ है या कैसे पकड़ा जाएगा, वह फौरन बदला देते हैं। उनको अगर मिला जाए और वे यहाँ आकर और कुछ दिन रहकर हमारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाएगा। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुछ 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आवें। आखिर क्रूर सिंह बहुत कुछ जवाहिरात अपने कमर से बांध 2 तेज घोड़े मगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनार की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आवे तो कह देना बहुत बीमार हैं। 9वां बयान। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर हो अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे पहुँचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बन क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनार की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछें तो कह देना बीमार हैं, उन लोगों ने यकायक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद, तुम यहाँ कहाँ थे अब तक। नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौटकर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है। सबों ने उसका पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनार गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊँगा, सीधे चुनार ही पहुँचता हूँ। यह कह वहाँ से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरेंद्र सिंह से भी सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया। सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर मिट्टी डाले रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचे। इनकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या कहता है। तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब मैं क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा। लड़के वाले 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की कमाई क्या लाए हो, उनको क्या दूंगा। दुहाई महाराज की दुहाई, दुहाई महाराज की दुहाई, दुहाई। बड़ी मुश्किल से सबों ने चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है। चौबदार खबर लाया, बहुत बीमार हैं, उठ नहीं सकते। रामलाल बना तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया, झूठ बोलता है, मुसलमान सब इसके दोस्त हैं। दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए।
महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज, क्रूर सिंह घर में तो नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौबदार गया और एक बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दोहाई महाराज की, बिना मार खाए ना बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने के पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनार गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुन कर जितना गुस्सा आया बयान के बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचा के हमारी सरहद के बाहर चले जाएं। उसका मकान लूट लिया जाए। उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तालीब करने गया था, रामलाल से कहा, पहले मुझको रुपया दे दो कि उठा ले आऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है। ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दोहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता। कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हद तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपया आगे रखवा दिया और कहा, ले ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतना तो मेरे जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखें कितना उठाता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपये उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तालीम हो गई और घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभ्यों ने रोते पीटते चुनार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, आज तो मुनाफा कर लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से? उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि उससे कम ना हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज़्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इस वक्त कहाँ से लाएं? तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले लिया और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चले चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनार जाऊँगा। देखूँ शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। 10वां बयान। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, जो चंद्रकांता की माँ थी, और चंद्रकांता, इन सबों ने भी सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए, हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन में, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहाँ आता और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब वह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस में मोहब्बत भी बढ़ गई। इस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं या नौगढ़ और विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई दफ़े आप भी कह चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र सिंह के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया।
महाराज ने कहा, मैं आप हैरान हूं कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनार में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को उभाड़ेगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपने भरसुक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम ना चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलअत दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेकबख्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल इसने नहीं दुखाया। 11वां बयान। क्रूर सिंह को बस एक यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारत कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए हुए चुनार पहुंचा और महाराज शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नजर दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नजर लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूँगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को तखलिए यानी एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा। उससे जितनी शिकायत महाराज जयसिंह की करते बनी और यह भी कहा कि लश्कर का इंतज़ाम आजकल बहुत ख़राब है। मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतेह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जयसिंह की खूबसूरत लड़की भी, जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी ज़रूरत नहीं। पहले हम अपने अय्यारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 अय्यार हैं, जिसमें से 4 अय्यारों के साथ पंडित जगन्नाथ को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सबों को लेकर तुम जाओ और देखो तो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, चुन्नीलाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण और भगवान दत्त, इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, डोड़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं। कहते हैं कि हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनार जाने का हाल सुन महाराज जयसिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म होता है। यह सुनकर क्रूर सिंह के तो होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ कहा बयान दिया था। उसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद? वह कहाँ आया है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वाह, वहाँ तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं भी चुनार जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, वह जरूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को खबर पहुंचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो। देखो, इसका बदला जयसिंह से मैं लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो। हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो। रुपए की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने चारों अय्यार और पंडित जगन्नाथ जोशी के क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किया। अय्यार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए। जोशी जी ने भी पोथी पत्रा, पटड़ी और कुछ अय्यारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अय्यारी भी जानते थे। अब यह शैतानों का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ।
इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। 12वां बयान। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले से बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठे शोभा देख रहे हैं। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से करमनासा नदी बहती हुई आई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है। जहां कुमार और तेज सिंह बैठे हैं, नदी बहुत चौड़ी है और उस पर पार साखू का बहुत बड़ा भारी जंगल है, जिसमें हजारों मोर और लंगूर अपनी अपनी बोलियां और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता के विरह में मोरों की आवाज़ तीर सी लगती है, लंगूरों की किलकारी वज्र सी मालूम होती है। शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ देख ऊंची सांसें ले रहे हैं। इतने में एक साधु रामरज से रंगी हुई कफनी पहने, रामानंद तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए कुछ दूर नदी के किनारे बैठा हुआ ये गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनार क्रूर बहुरंगी, लाए 4 चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो हैं सगुन विचारी। इनसे रहना बहुत संभल के, रमल चले अतिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। यह आवाज़ कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर के साथ उस तरफ देखा। वह साधु भी इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते देख दांतों निकाल कर दिखला दिए और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे हैं। उनको इन सब बातों का कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते कौन गा रहा है या किधर से आवाज़ आ रही है। एकटक नदी की तरफ देख रहे हैं। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या? नहीं तो कहो। तेज सिंह ने कहा, उठिए, अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जा बैठे। अब निराला है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो, क्या कहने को थे? तेज सिंह ने कहा, सुनिए, यह तो आपको मालूम ही हो चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनार गया है। अब उसके वहां जाने का क्या नतीजा निकला यह भी सुनिए। वहां से महाराज शिवदत्त ने 4 अय्यार और एक ज्योतिषी को उसके साथ कर दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले ही से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप संभले रहिए। मैं अब काम की फिक्र में जाता हूं। मुझे यकीन है कि उन अय्यारों में से कोई ना कोई ज़रूर इस तरफ भी आवेगा और आपको फंसाने की फिक्र करेगा। आप होशियार रहिएगा। सिवाय मेरे और किसी के साथ कहीं ना जाइएगा। ना किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो ना सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बन के भी लोग आवें तो ताज्जुब नहीं। इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आंख के अंदर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन में चाहे जय दफ़े हो, जब भी मैं आपके पास आया करूँगा, इस तिल को छिपे तौर से दिखलाकर अपना परिचय आपको दिया करूँगा। अगर यह काम मैं ना करूँ तो समझ लीजिएगा कि धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाईं, जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनार से इतनी मदद उसको मिली? तेज सिंह ने कहा, किसी तरह मुझको मालूम हो गया। उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता पूछें तो जो मुनासिब हो कह दीजिएगा। पहर रात रहे तेज सिंह अय्यारी के सामान से लैस हो वहाँ से रवाना हो गए। 13वां बयान। चपला बालादेवी के लिए मर्दाने भेष में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी देख यकायक जी में आया कि नौगढ़ चलूं और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में अय्यारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले जा रहे थे। इत्तफाक से दोनों की रास्ते में ही मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया और नज़दीक जाकर अपनी असली बोली में पूछा,
कहिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचाना और कहा, वाह वाह, क्या मौके पर मिल गई, नहीं तो मुझे बड़ा तरद्दुद तुमसे मिलने के लिए करना पड़ता, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें कहनी थीं। आओ इस जगह बैठो। एक साफ पत्थर की चट्टान पर दोनों बैठ गए। चपला ने कहा, कहो, वह कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, यह तो तुम जानती ही हो कि क्रूर चुनार गया है। अब वहां का हाल सुनो। 4 अय्यार और एक पंडित जगन्नाथ जोशी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उनके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई और इधर हम तुम दो ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे अय्यार लोग महाराज जयसिंह को भी पकड़ ले जाएं तो ताज्जुब नहीं, और चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने में चला था। चपला ने पूछा, फिर अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फौज और सब नौकर प्यादे मेरे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ तक हो सके एक दफ़े रोज़ मुझसे मिलना करना। मैं दीवान तो बना रहूँगा ही, मिलना कुछ मुश्किल ना होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहाँ मिला करना। मैं उसके घर में भी उसी तरह रहा करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाईं। थोड़ी देर चहुल रही और उसके बाद चपला अपने महल की तरफ रुखसत हुई। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की बना कई शीशी इत्र की कमर और 2-1 हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देख हरदयाल सिंह के मकान पर पहुंचे। देखा कि दीवान साहब लेटे हुए हैं और 2-4 दोस्त सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। तेज सिंह इत्र की शीशियां लिए सामने पहुंचे और सलाम कर बैठ गए। तब कहा, लखनऊ का रहने वाला गंदी हूँ। आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ। यह कहकर शीशी खोल फाहा बना देने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और सूंघकर अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उनके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सबों को उसी तरह छोड़ हरदयाल सिंह की गठरी बांध पीठ पर लादी और मुंह पर कपड़ा ओढ़ नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर न बोला। शहर के बाहर निकल आए और बहुत तेजी के साथ चलकर उस खो में पहुंचे जहां अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोल के अंदर और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहां रख अंगूठी मोहर की उनकी उंगली से निकाली, कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले आए। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई ज़रूरत नहीं देखी। तुरंत लौटे और विजयगढ़ आ हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उनके घर पहुँचे। इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुँचा। लौंडी बुलाने आई। देखा कि दीवान साहब तो है नहीं, उनके 5-4 दोस्त गाफिल पड़े हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और यकायक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर नौकर और प्यादे आ पहुँचे तथा यह तमाशा देख हैरान हो गए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न लगा। 3 पहर रात गुजर गई। उनके दोस्त सब जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आए, मगर अपनी हालत देख देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंदी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर ना रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं। इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थीं और सवेरा हुआ ही चाहता था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सबों ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे। दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंदी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा, अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता।
मैंने उसको पहचानकर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया। अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, सब के सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त तो सबों का रात रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूँगा, मैं भी थक गया हूँ, सोने को जी चाहता है। यह कहकर पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे मामूली वक्त पर दरबारी पोशाक पहन गुप्त रीति से अय्यारी का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर दोपट्टी लोगों के हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिला सबों के सलाम का जवाब देते हुए कचहरी में पहुंचे। महाराज अभी नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की खसलत से वाकिफ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक यह भी दरबार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजा धीराज, ताबेदार को पक्की खबर लगी है कि चुनार के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अय्यार साथ करके सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम लश्कर लेकर आवेंगे। इस वक्त बड़े तरद्दुद का सामना है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अय्यार नहीं। नासिम और अहमद थे सो भी क्रूर के हाथ हैं, बल्कि सरकार यहाँ वाले मुसलमान भी उसी तरफ जा मिले हैं। आजकल वे अय्यार लोग जरूर सूरत बदलकर इधर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान में बातें हो रही थीं कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पा वह चौकीदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ झुके, लेकिन वह सिर पर पैर रख के ऐसा भागा कि किसी के हाथ ना लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अय्यार को जो चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसलिए वह अपनी जगह से ना उठे। वह अय्यार भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वापस आए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को यह तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ लिए तखलिए में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भारी को हमारा दुश्मन बनाकर उभाड़ा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किस तरह भी नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई अय्यार नहीं। नासिम और अहमद थे सो क्रूर ही की तरफ जा मिले हैं। अय्यारों का जवाब बिना अय्यार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नहीं है। इसलिए ज़रूर कोई ईमानदार अय्यार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी यकायक नहीं हो सकता। सुना है कि राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अय्यार निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में उज्र न होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर तक महाराज गौर करते रहे। फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फक्र नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही है, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी बुरामदी हो गई जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझको उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो।
अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसको मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज अपनी मोहर करके एक मुख्तसर चिट्ठी महाराज सुरेंद्र सिंह के नाम लिख दें, फिर मैं बना लूँगा और किसी को साथ ना ले जाकर अकेले ही जाऊंगा। महाराज ने हरदयाल सिंह की बात पसंद की और एक चिट्ठी अपने हाथ से लिख और अंगूठी की मोहर कर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर आए, मगर अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहीं ही मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिलकर सब हाल कह लें तो अच्छा है। थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिखकर दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली। तो मित्रों, इस प्रकार चंद्रकांता की कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं गुलशन नंदा जी के बेहतरीन उपन्यास, गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यास, रानू के उपन्यास, इसके अलावा चाचा चौधरी की कॉमिक्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक और अलग अलग आवाज़ के साथ और भी बहुत कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को देखें, आपको अवश्य पसंद आएंगे। तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।